हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम ओनली में, जहां हम देखने वाले हैं आज की द हिंदू एनालिसिस। तो फ्रंट पेज देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पेज है। आज है 13 अगस्त 2020 और आज की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे कमला हैरिस टू बी द बिडेन्स रनिंग मेट, ये पहली न्यूज़ है यहाँ पे दी गई है। इसको भी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट मेगा लैब टू बूस्ट कोविड-19 टेस्टिंग। तो यहाँ पे एक मेगा लैब जो है बनाने की बात की जा रही है। CSIR प्लान टू यूज़ द एडवांस जीनोम सीक्वेंसिंग डिवाइस। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि एडवांस लेवल पे किस तरीके से सीक्वेंसिस डिवाइस का यूज किया जाए और जीनोम की स्टडी की जाए। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही हैं। इसके ऊपर अगर आगे आर्टिकल और आते हैं तो फिर हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स आते ही रहेंगे, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक अलग से आपका मैं एक लेक्चर लेके आऊँ जहाँ पे हम कोविड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जितनी भी न्यूज़ें आज तक अभी तक आई हैं उन सबको पार्ट वाइज उसको हम डिटेल में देख लें कि उसका इकोनॉमिक लॉसेस कैसे हो रहा है, उसके से साइंस टेक में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका और कहाँ पे कैसा यूज किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली न्यूज़ ये रहेगी हमारी, इसकी हम देख लेते हैं। पहले देखिए, कमला हैरिस टू बी द बिडेन्स रनिंग मेट। तो जैसे US में इलेक्शन होने वाले आप सभी लोगों को पता है। तो ये पहली वुमेन बन चुकी हैं, द फर्स्ट ब्लैक वुमेन एंड द फर्स्ट एशियन अमेरिकन वुमेन टू रन अ वाइस प्रेसिडेंट ऑन द मेजर पार्टी टिकट। तो मेजर पार्टी टिकट के लिए वाइस चेयरमैन की पोस्ट के लिए ये रन कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये एक तरीके से रन कर रही हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जर्नल सी है। इसके ऊपर आगे तो आर्टिकल बहुत सारे देखने को मिलेंगे ही, तो आगे हम डिटेल में डिस्कशन के बारे में करते हुए चलेंगे। जनरली ये क्या थोड़ा सा इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि ये बोर्न इन श्यामला गोपालन, अ कैंसर रिसर्चर ओरिजिनली फ्रॉम चेन्नई। ये जो कैंसर रिसर्चर्स थे, चेन्नई के रहने वाले थे, उनके यहाँ ये पैदा हुई, मतलब एक तरीके से उनकी बेटी हैं ये। तो वो इंडियन ओरिजिन थे, तो इसलिए कहा जाता है कहीं ना कहीं से इंडिया से थोड़ा सा इनका मतलब जुड़ा है। तो इसलिए अगर ये जीत के आती हैं तो हमको हो सकता है देखने को फ्यूचर में थोड़ा से फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं इंडिया के लिए। तो वही सारी चीज़ें बात की जा रही है। देन हम स्टडी करेंगे, अभी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, स्टडी फाइंड्स पुअर एक्सेस टू एबॉर्शन ड्रग्स। तो एबॉर्शन ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो शॉर्टेज निकल के आ रही है मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और दिल्ली के अंदर, तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एबॉर्शन क्या होता है। आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखने को भाई तो आप इस तरीके से लिखेंगे, एबॉर्शन इज अ प्रोसेस बाय विच fetus is expelled from the uterus before it can survive outside condition। देखिए, आपको समझना ये सारी चीज़ें। आप कभी भी टेक्निकली डेफिनेशन अगर इस तरीके से लिखते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है वो अलग ही आंसर के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर। जैसे कि एबॉर्शन इज क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना है सर्वाइव आउटसाइड, ठीक है। सर्वाइव आउटसाइड याद रखना है। एक्सपेल्ड, एबॉर्शन इज अ प्रोसेस बाय विच फोइटस इज एक्सपेल्ड, फोइटस को एक्सपेल्ड कर दिया जाता है यूट्रस से बिफोर इट कैन सर्वाइव आउटसाइड कंडीशन, thus ending the pregnancy and resulting the fetus death, fetus की डेथ के रिजल्टिंग fetus death। it can be either spontaneous, ये spontaneous हो सकता है और induce हो जाता है, deliberately आप करवा सकते हैं। ये तो अपने आप हो जाए, एकदम से spontaneous हो गया किसी वजह से, या फिर deliberately आप उसे करवा रहे हैं, प्रेगनेंसी को एंड कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ दवाई ले रहे हैं या जो भी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती है। तो ये एबॉर्शन की कंडीशन है। क्लियर हो रहा पॉइंट। चलिए, यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले, इट इज़ डन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। क्यों किया जाता है? बहुत सारे रीजन से, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा। कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी के रीजन हो सकते हैं कि कुछ लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसी कंडीशन नहीं है उनकी अभी, वो लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, अडॉप्ट नहीं करना चाहते उसको। नीड एडवांस कैरियर, वो अगर उन्हें, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें एडवांस कैरियर चले लेकिन अनवांटेड जो प्रेगनेंसी आ गई। एजुकेशन हो गया, लैक ऑफ सपोर्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस की
की वजह से हो गया, रेप की वजह से हो गया। सोसाइटल रीजन हो सकता है, प्रेफरेंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ सर्टेन सेक्स के कुछ लोग प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स की वजह से भी, लैक ऑफ एसेस कॉन्ट्रासेप्टियल एटसेट्रा। तो ये बहुत सारे रीजन्स हैं, आप इन सभी चीज़ों को कहीं पे भी लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर। मेडिकल रीजन एबॉर्शन मे बी डन टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ द लाइफ ऑफ मदर। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि दो लोगों के बीच में किसी एक को बचाना होता है, या तो मदर बचेगा तो बेबी, तो उस केस में फिर मदर को बचाते हैं, ऐसा कंडीशन जो है लिए जाते हैं। इंड्यूस एबॉर्शन इज क्लासीफाई एज फॉलोस। अब कुछ जो इंड्यूस एबॉर्शन होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे अनसेफ एबॉर्शन पहला, ठीक है, लीस्ट सेफ एबॉर्शन, ठीक है, अनसेफ एबॉर्शन मतलब लीस्ट safe abortion performed by the untrained person using the dangerous method like the herbal constitution and the introduction of foreign object। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जिसे बिल्कुल भी अनट्रेंड है और वो डेंजरस मेथड से कर रहा है, बिल्कुल उसे पता नहीं है, तो वो एक अनसेफ एबॉर्शन होता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम भी आगे देखने को मिल सकती है। लेस सेफ एबॉर्शन क्या है, यहाँ पे आपको समझना होगा। एबॉर्शन परफॉर्म बाय आइदर ट्रेंड पर्सन और यूजिंग आउटडेटेड अनसेफ मेथड, और या फिर बहुत ज़्यादा आउटडेटेड मेथड है उसका वो यूज कर रहा है, लेकिन पर्सन ट्रेंड है तो वो भी ऐसा लेस सेफ एबॉर्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए यहाँ पे, ट्रेंड पर्सन यूजिंग द शार्प कार्ट्रिज मेथड, अनट्रेंड पर्सन यूजिंग द मिसप्रोपोर्शनेट ड्रग्स। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब पर्सन भी ट्रेंड होना चाहिए और लेटेस्ट टेक्निक का यूज करके ये सारी चीज़ें होना चाहिए। WHO की कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं उसका यूज करके होना चाहिए। ट्रेंड पर्सन यूजिंग द माइक्रोप्रोस्टोल ड्रग रिजिम, जो भी ड्रग्स है उसको माइक्रोप्रोस्टोल ड्रग रिजिम का यूज करते हुए चीज़ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कोझिकोड। अब देखिए यहाँ पे ये हमने कल भी डिस्कस किया था, इसको फिर से ये आर्टिकल आया हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यही चीज़ होती है कि बार बार जो है आर्टिकल्स रिपीट होते हैं। अब देखिए अभी कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आया था कि द हिंदू का न्यूज़पेपर कभी कभी कुछ ऐसी न्यूज़ भी छाप रहा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है, तो और पॉलिटिकली बाइज हो रहा है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से कि द हिंदू से तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ उठाएंगे ही, साथ में इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ भी हम कोशिश करेंगे कवर करने की, और अदर न्यूज़पेपर अगर मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है तो मैं आप लोगों के लिए उसको भी ऐड कर दिया करूँगा, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं। पहले डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। वंदे भारत मिशन के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस गई थी, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गई थी, आप सभी लोगों को पता है ये। अब देखिए इसके अंदर हमने पहले कल भी डिस्कस किया था कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। रनवे जो हाईवे है, मतलब हाईवे है, रनवे है, तो रनवे के बारे में हम बात कर रहे थे। व्हाट आर द टेबल टॉप रनवेज। रनवेज क्या होता है, टेबल टॉप रनवेज क्या होता है, आपको ये चीज़ समझना होगा। देखिए ये रनवे है, लेकिन जो हिली एरिया से, सपोज कुछ इस तरीके से हिली एरिया है, वहाँ पे ये लोग अगर बनाना चाहें तो बड़ी प्रॉब्लम जाती है। तो वहाँ पे भी बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर प्लेन उतर रहा है तो उसको बनाना तो पड़ेगा, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, छोटा सा वो बनाते हैं, मतलब एक तरीके से जो उसका लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है जो नेचुरली। अब ये टोटल हमारे इंडिया के अंदर 5 जगह है। कोझिकोड केरला के अंदर है, ठीक है, मैंगलोर कर्नाटका के अंदर है, शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और पाक्योंग सिक्किम के अंदर है, और लैंगपुई मिजोरम के अंदर है। तो ये पांचों के नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये क्यों हुआ, इसको रीज़न बता देता हूँ कि सपोज यहाँ पे लैंड हुई और यहाँ से वो रन करते हुए यहाँ तक आती थी, यहाँ पे उसको रुकना रहता है, तो यहाँ से ब्रेक लगाना स्टार्ट होती है। तो देखिए आपको अगर बोल दिया जाए कि बहुत स्पीड में आप आ रहे हैं, ठीक है, अब स्पीड में आप आ रहे हैं और उसी स्पीड में आप ब्रेक लगा दिए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब इनने क्या किया, अब उसको लेंथ आपको कम मिली, पहली बात तो, ठीक है, आपको इतने के अंदर ही लगाना वरना आप नीचे गिर सकते हैं। तो यहाँ पे लैंड होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहाँ पे लैंड करवाया, यहाँ पे। अब इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो पहले तो वैसे भी डिस्टेंस कम था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे और डिस्टेंस कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये एकदम से बिल्कुल मतलब उनको ब्रेक बहुत जल्दी लगाना पड़ा, जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम निकल के आई थी। यहाँ पे देखिए क्या सॉल्यूशन निकल के आता है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टॉप स्टोरीज में देख लीजिए। अभी अगर आज की टॉप स्टोरीज जो हैं, या एक्सप्लेन्ड इंडियन एक्सप्रेस, मैंने जैसे बोला ना कि आपको मैं अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ इनकी न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ डेंजरस इज अ वॉल्केनिक इरप्शन इन इंडोनेशिया, माउंट सिनाबंग, ये और यहाँ पे बताया गया सिनाबंग वॉल्केनो इजक्स टॉवरिंग कॉलम ऑफ एस ऑफ सुमात्रा आइसलैंड। तो दोनों
दोनों आपको याद रखना है, सुमात्रा आइसलैंड और यहाँ पे सिनाबग। इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है ये, एक नॉर्थ सुमात्रा इंडोनेशिया की लोकेशन आपको याद रखना होगा, नॉर्थ सुमात्रा इंडोनेशिया से है। और ज्योग्राफी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन इनसे रिलेटेड है। तो हम देख लेते हैं, वोल्केनो हैज़ बिकम एक्टिव वंस अगेन। द वोल्केनो बिकम एक्टिव इन 2010 erupting आफ्टर द नियरली 400 ईयर ऑफ इनएक्टिविटी। तो 400 साल तक कोई एक्टिविटी वहाँ पे देखी नहीं गई थी, जिसके बाद अभी रिसेंटली यहाँ पे 2010 में जैसे इरप्ट हुआ था, ठीक है, ये न्यूज़ में आई। देन इंडोनेशिया इज द होम टू मेनी एक्टिव वोल्केनो। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया जो है बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो का होम है। ड्यू टू इट्स पोजिशन ऑफ रिंग ऑफ फायर, द सरकम पैसिफिक बेल्ट विच इज एन एरिया ऑफ अलोंग द पैसिफिक ओशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्टिव वोल्केनो ऑफ एन फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। जो रिंग ऑफ फायर है और जिसे हम सरकम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं, इस तरीके से जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है तो वहाँ पे वो पड़ता है, तो जिसकी वजह से वो जो रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर में बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो पड़ते हैं। क्लियर हो रहा है आपको पॉइंट? ठीक है। द रिंग ऑफ फायर इज अ होम टू अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड वोल्केनो। जो रिंग ऑफ फायर है, अगर आपसे पूछा जाए क्या है कैसा है, तो उसमें बताना है आपको 75% दुनिया का जो वर्ल्ड का वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, वहाँ देखने को मिलता है। एंड 90% ऑफ द अर्थक्वेक जो है वहीं पे देखने को मिलता है, रिंग ऑफ फायर दैट इज सरकम पैसिफिक बेल्ट के अंदर। याद रखिएगा, रिंग ऑफ फायर इज अ होम टू अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड वोल्केनो एंड अबाउट द 90% ऑफ द अर्थक्वेक। तो ये आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है। देन आफ्टर दैट, व्हाई डू वोल्केनो इरप्ट? वोल्केनो क्यों इरप्ट होता है? क्वेश्चन राइज होता है। द वोल्केनो कैन बी एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? देखिए, सबसे जो खतरनाक वोल्केनो है वो कौन सा होता है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ, एक्टिव होता है, डोरमेंटो होता है और एक्सटिंक्ट होता है, इनमें से कौन सा होता है? पहले मैं आपको समझा देता हूँ तीनों। एक्टिव वोल्केनो होता है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, आपके स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे कवर हो रहा है। देखिए, इसी तरीके से हमको पढ़ना है, जो चीज़ न्यूज़ में है हम उसको उठाएंगे स्टैटिक पोर्शन, हम उसको न्यूज़ को तो डिस्कस करेंगे ही, क्या है कैसा है, जिससे आपको जानकारी रहे, साथ में स्टैटिक पोर्शन को कवर करेंगे, जिससे अगर मे बी क्वेश्चन जो है स्टैटिक पोर्शन से आए तो आपका क्वेश्चन जो है छूट के जाना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे, वोल्केनो कैन बी एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अब एक्टिव कैसे हो सकते हैं, डोरमेंट कैसे हो सकते हैं और एक्सटिंक्ट? एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरीके से एक पहले कभी एक्टिव रहा होगा और वो अब खत्म हो चुका है, वहाँ पे कुछ नहीं एक्टिविटी है। सेकंड है, अब भी बहुत तेजी से एक्टिविटी चल रही है और एक्टिव है, कभी वो निकल सकता है, यहाँ पे एक्टिव बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। डोरमेंट है कि अभी तक वो बना हुआ है, यहाँ पता तो है कि हाँ ये वोल्केनो है, लेकिन वो एक्टिव आज तक कभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा वोल्केनो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक वोल्केनो माना जाता है, एक्टिव, डोरमेंट या फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इनमें से तीन कौन सा? देखिए, एक्सटिंक्ट आप पहले हटा देंगे कि ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो आप ये तो है नहीं। एक्टिव या डोरमेंट, आप बताइए। यस, कुछ लोग आंसर दे रहे होंगे एक्टिव, लेकिन एक्टिव नहीं है। यस, एक्टिव नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि यहाँ पे मतलब एक तरीके से एक्टिव वोल्केनो है, तो वहाँ पे आप कंडीशन है उस तरीके से रख सकते हो, वहाँ पे कोई पास में नहीं जाएगा या कुछ इस तरीके से नहीं होगी एक्टिविटी। लेकिन डोरमेंट जो है बहुत खतरनाक होता है, आपको पता नहीं है ये कब होगा, कैसा होगा, एकदम से होगा, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम निकल के आ सकती है। तो ये जो है एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो बहुत ही खतरनाक वोल्केनो होता है, आप सबको पता होना चाहिए। देन हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, एन इरप्शन टेक प्लेस when magma, a thick flowing substance formed when the earth mantle melts rise to the surface। जब अर्थ का जो मेंटल है मेल्ट करता है और सरफेस में आता है, तब उसे हम इरप्शन होता है, मैग्मा वगैरह निकलता है, थिक फ्लोइंग सब्सटेंस रहता है, इस तरीके से निकलता है। आप सभी लोगों को ये चीज़ पता ही होगी, ठीक है। बिकॉज मैग्मा इज लाइटर देन सॉलिड रॉक, इज एबल टू थ्रू वेंट फिसल एंड आफ्टर द इरप्शन इज कॉल्ड लावा। देखिए, अंदर जब तक ये रहता है तो इसे लावा कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसका ही अच्छे से फिगर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सपोज ये हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे वेंट के थ्रू ये आता है, सपोज ये वेंट के थ्रू आया, यहाँ पे वेंट इधर इस तरीके से ऐसे घूमती रहती हैं, ठीक है। कभी इस तरीके से गई, कभी यहाँ से गई, छोटा सी निकली, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसा निकल गया, एक्सपेल्ड हो गया, यहाँ से एक्टिविटी निकलती इसकी। अब ये वोल्केनो जो है यहाँ पे आना शुरू हो गई, ये देखिए इस तरीके से ये जो है, जब ये बाहर निकल जाता है तो हम अंदर तो इसे हम क्या बोलेंगे कि मैग्मा फ्लो हो रहा है, लेकिन बाहर जैसे निकल जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, लावा है। क्लियर हो गया? अंदर इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मैग्मा है। क्लियर हो रहा है चीज़ एक ही, लेकिन अंदर मैग्मा, बाहर
लावा। क्लियर? तो ये इसे हम कहते हैं वोल्केनो। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। व्हाट आर दे एक्सप्लोजिव, सॉरी व्हेन दे आर एक्सप्लोजिव, ये एक्सप्लोजिव क्या होते हैं? नॉट ऑल वोल्केनो इरप्शन आर एक्सप्लोजिव सिंस एक्सप्लोजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द मैग्मा। सपोज कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है तो ऐसा नहीं कि सभी एक्सप्लोजन ही होता है। वो द मैग्मा इज रनी एंड थिन gases can easily escape it, in which the magma will float toward the surface. On the other hand, magma is thick and dense. Gases cannot escape it, build the pressure inside it, and the gas escape in the violent explosion. Suppose आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। पहले तो आप यहाँ पे फिगर भी देखते रहिए। इंडोनेशिया हो गया, ये जकार्ता हो गया, ये सिंगापुर हो गया। क्लियर? अब ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, ये लेक टोबा हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया, नॉर्थ सुमात्रा है। सुमात्रा के अंदर यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे होंगे माउंट सिनाबंग है। तो माउंट सिनाबंग की हम डेफिनेटली बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो देखने को मिला है। ठीक है, तो आपको ये पोजीशन क्लियर हो रही है ना। नॉर्थ सुमात्रा हो गया, यहाँ पे ये इंडोनेशिया का पार्ट हो गया। सिंगापुर में ही बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सिंगापुर है, ये जकार्ता हो गया। जकार्ता ये बड़ा सा है, सिंगापुर जकार्ता, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अगर मैं बोल कर रहा हूँ कुछ वोल्केनो ऐसे होते हैं कि सपोज यहाँ से निकले और धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा डेंस हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे अपने आप ऐसा होगा। कुछ ऐसा होता है एक्सप्लोजन होता है बहुत तेज़ी से और लाखों मतलब हज़ारों किलोमीटर तक, कुछ किलोमीटर तक, हज़ारों मीटर तक वो फैल जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है कह लीजिए डिजास्टर देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। अगर हम प्रीवियसली रिकॉर्ड करें, अगर आपको डेटा निकाल के दूँ तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिला है। तो यही सारी चीज़ थी जो हमने डिस्कस करी। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, रिपोर्ट ऑन असम अकॉर्ड क्लास 6 ओपन एंड पेंडोरास बॉक्स इंडिया टुडे इनसाइट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है ये, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन से रिलेटेड है। क्लास 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है। फरवरी में क्या किया था? गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था कमिटी हैड submitted a recommendation for the implementation of clause 6 of Assam Accord। अब जनरली यहाँ पे टारगेट करके क्लॉज 6 की बात की गई, तो आपको ये तो रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, इसको आप लर्न कर लीजिए क्या है क्लॉज 6। ठीक है, तो की प्रोविजन हैड बीन कंटिन्यूस फॉर डिकेड। द गवर्नमेंट मेड अ रिपोर्ट पब्लिक रिसेंटली। तो अभी जो है रिपोर्ट जो है पब्लिक ही आई है रिसेंटली, तो आप उसको देखते हैं क्या है। द कमिटी वॉज सेटअप बाय द होम मिनिस्ट्री इन 2019 में कमिटी एक सेटअप की गई थी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। हेड किसके द्वारा किया गया था? रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके द्वारा इसको वो किया गया था। बिप्लब कुमार शर्मा, नाम याद रखिएगा, बिप्लब कुमार शर्मा के द्वारा हेड किया गया था। अब इसके अंदर ब्रीफ टू डिफाइन द आसामी पीपल। आसामीज पीपल कौन है, उन्हें ब्रीफ में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, डिफाइन किया गया है। सजेस्ट मेजर्स टू सेफ गार्ड देयर राइट। यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि उनके जो राइट्स हैं उसको किस तरीके से सेफ गार्ड मेजर्स करें। व्हाट डज क्लॉज 6 से? क्लॉज 6 से क्या कहता है? तो क्लॉज 6 से ऑफ द आसाम accord which was signed in 1985 में साइन हुआ था आफ्टर द आसाम एजिटेशन 1979-85 में, जब आसाम के अंदर प्रोटेस्ट एजिटेशन देखने को मिला था, उसके बाद ये साइन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड शुड बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चर, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। देखिए ये एज इट इज़ आपको उठाना है और अपने आंसर राइटिंग के अंदर इसको मेंशन करना है। अगर क्लॉज 6 पूछा जाए तो आप अपने शब्दों में नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ इसी शब्दों में लिखना है। क्या लिखना है? कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड। किस तरीके का सेफगार्ड मिलना चाहिए? 3 प्रकार का सेफगार्ड की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड शुड बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट preserve and promote the culture, social and linguistic identity and heritage of the people of Assam। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो इस तरीके से आपको चीज लिखना है। दिस क्लॉज वॉज इंसर्टेड टू सेफगार्ड द सोशियो पॉलिटिकल राइट्स एंड कल्चर ऑफ द इंडिजीनियस पीपल ऑफ आसाम। जो पहले से वहाँ पे रह रहे थे, इंडिजीनियस पीपल थे आसाम, उनके लिए चीज़ है, ना कि उनके लिए जैसे कि सपोज वो बाहर बाद में कोई आ गया और वहाँ पे रहने लग गया, इंडिया का कोई भी पीपल वहाँ पे चला गया और रहने लग गया रिसेंटली, तो उनको मिल जाएगा। नहीं, उनको नहीं, जो पहले से आसामीज पीपल रह रहे थे उनके लिए है।
तो ये अकाउंट क्या कहता है, इट वॉज अ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द लीडर्स ऑफ आसाम मूवमेंट। जो आसाम मूवमेंट के लीडर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन दोनों के बीच में साइन हुआ था ये 15 अगस्त 1985 को। फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सिटीजन आसाम द अकाउंट सेट अप इन 24 मार्च 1971 एज द कट ऑफ, ठीक है, डेट थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले इस डेट के पहले जो लोग भी वहाँ रह रहे थे वो आसामी सिटीजन माने जाएंगे, ठीक है ना, वो आसामी सिटीजन माने जाएंगे और उनके लिए ही ये सारी चीज़ें होंगी, ना कि उसके बाद 1971 के बाद जो आए 24 मार्च 1971 के बाद। क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको, ठीक है। व्हाट आर दीज सेफगार्ड्स, ये सेफगार्ड्स क्या है हम देखते हैं डिटेल में। 80 to 100% रिजर्वेशन फॉर द पार्लियामेंट्री सीट ऑफ आसाम। पार्लियामेंट्री सीट्स के लिए यहाँ पे आसाम के अंदर पार्लियामेंट्री सीट्स ऑफ द आसाम के लिए 80 से 100% तक जो है रिजर्वेशन होना चाहिए। लोकल बॉडीज़ के अंदर सीट रिजर्व इन आसामीज पीपल के लिए। 80 to 100% ऑफ द ग्रुप सी एंड ग्रुप डी लेवल की जो पोस्ट हैं आसाम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और सेमी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल PSUs के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। Then 80 to 100% of the job under the government of Assam and the central government undertaking and 70 to 100% vacancy arising in the private पार्टनरशिप, इसके अंदर इतनी जॉब मिलनी चाहिए इनको। लैंड राइट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द ट्रांसफरिंग लैंड बाय एनी मीन्स ऑन पर्सन अदर देन आसामीज पीपल, ठीक है। जो आसामीज पीपल है वो किसी दूसरे पीपल को लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकता, सिर्फ आसामीज पीपल को ही कर सकता, ये यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। सेवरल अदर रिकमेंडेशन डील विद द लैंग्वेज, कल्चर और सोशल राइट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट जो था हमने डिस्कस किया। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ हमने एक एक पॉइंट को डिटेल में इसीलिए हमने पढ़ के डिस्कस किया कि आपका कोई भी पॉइंट क्लियर छूटे ना और कोई भी पॉइंट आपको ऐसा ना लगे कि यार हमने ये पढ़ा नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एक्सप्लेन द इंडियन एक्सप्रेस द वॉयर, इनके अंदर आया हुआ है रीडिंग सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन हिंदू वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट्स। यहाँ पे बात की जा रही है इनहेरिटेंस राइट की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज इनहेरिटेंस राइट, ये क्या है इनहेरिटेंस राइट, इसको हम देखेंगे। देन सुप्रीम कोर्ट डॉटर्स इक्वल राइट्स टू हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी वैलिडेशन रिट्रोस्पेक्टिवली। देखिए रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब बना है उसके पहले से अगर कोई केस चल रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके पहले भी वो लॉ एप्लीकेबल होता है। एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव, मतलब एक तरीके से रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, एक जो लॉ बनता है सपोज अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर कुछ ऐसा हो जैसे सपोज फांसी की सजा या कुछ भी है किसी पर्टिकुलर केस के लिए, तो वो जब से वो लागू होगा लॉ उस इम्प्लीमेंट होने के बाद से ही वो एप्लीकेबल होगा, उसके पहले अगर किसी को पहले जैसी सज़ा मिल चुकी है उसको वही रहेगा। एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पहले से ही लागू था, ठीक है, मतलब उस लॉ जब बना उसके पहले अगर कोई केस चल रहा है उसके ऊपर भी वो एप्लीकेबल होगा, उसे कहते हैं हम रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन हिंदू वुमेन इनहेरिटेंस राइट्स के ऊपर ये डिस्कस किया गया है और GS पेपर 2 से रिलेटेड आर्टिकल है। देख लेते हैं हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैड expanded on Hindu women's right to be a joint legal heir and inherent ancestor property on terms equal to male heir, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया है हिंदू वुमेन राइट्स, ठीक है। याद रखिएगा अब हिंदू वुमेन राइट्स टू बी अ जॉइंट लीगल हायर, याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। What is the रूलिंग क्या है, सबसे पहले कि हिंदू वुमेन्स राइट टू बी द जॉइंट एंसेस्टर प्रॉपर्टीज ऑफ बर्थ बट नॉट डिपेंड ऑन द वेदर द फादर वॉज अलाइव नॉट व्हेन द लॉ वॉज इनेक्टेड इन 2005। यहाँ पे बताया गया है कि 2005 से जब से ये लॉ बना है उसके बाद से नहीं बल्कि उसके पहले से। ज़रूरी नहीं है कि उन यहाँ पे जो अगर उनको प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी चाहिए उनको लॉ के अनुसार तो हिस्सा चाहिए, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा उनके फादर का लाइव होना ज़रूरी नहीं। पहला इस केस में दिया गया था कि वो फादर जो है जिंदा होना ज़रूरी है, अगर फादर की डेथ हो जाती है तो ऐसे केसेस में ये चीज़ नहीं होगा एप्लीकेबल, ठीक है। रूलिंग नाउ ओवर रूल द वर्डिक्ट 2015 एंड अप्रैल 2018 का जो वर्डिक्ट निकल के आया था उसको ओवर रूल कर लिया गया है, ठीक है। वाइल 2005 लॉ गारंटेड देता है राइट टू वुमेन क्वेश्चन वेयर द रीच मल्टीपल केसेस वेयर द लॉ अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिव if the right of the woman depends on the living status of the father through the home
वुड ने इनहेरिटेंस। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 निकल के आया था। अब ये अमेंडमेंट भी न्यूज़ में है, तो हम इसको अमेंडमेंट को भी पढ़ेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। इट गेव हिंदू वुमेन द राइट टू कॉपरेसेस अ जॉइंट लीगल हायर इन द सेम वे द मेल हायर डस। जिस तरीके से सपोज जो एक फादर उनकी अगर 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, तो जिस तरीके से मेल प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जमाता है और जमा सकता है, उसी तरीके से फीमेल को भी राइट्स है कि फीमेल भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जमा सकती है। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर निकल के आई हैं और बात की जा रही है। इट गेव अ हिंदू वुमेन द राइट टू कॉपरेट, हमने देख लिया था। अमेंडमेंट दैट डॉटर और कॉपरेसेंसर ऑल्सो कॉपरेसेंसर बाय बर्थ by his own right on the same manner as the son। जिस तरीके से सन करता है उस तरीके से सेम मैनर में कर सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक फादर है, ठीक है, उनका एक सन है और उनका एक डॉटर है, SND, ठीक है। अब इन सन के जो कोई भी अगर सपोज सन निकल के आया या डॉटर निकल गया, जिस तरीके से ये S1 सपोज समझ लीजिए, इस डॉटर के कोई अगर सन है S1 है और S2 है और यहाँ पे D1 है, ठीक है, डॉटर है, तो ये लोग भी इस प्रॉपर्टी में हक मांग सकते हैं अपना, ठीक है। और ये जो है जिस तरीके से इस प्रॉपर्टी में अपना हक मानते हैं, उस तरीके से सेम वे में ये भी अपने प्रॉपर्टी में हक मांग सकते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही हैं। द लॉ ऑल्सो गेव द डॉटर द सेम राइट एंड द लाइबिलिटीज इन द कॉर्पोरेट ऑफ प्रॉपर्टी सी वुड हैव हैड इफ सी हैड बीन अ सन, ठीक है। ये चीज़ बताई गई है इसके अंदर। क्लियर? बैकग्राउंड केस का देख लेते हैं, डिफरेंट बेंच के द्वारा यहाँ पे बताया गया था। पहला केस यहाँ पे प्रकाश वर्सेस फूलावती केस जो है 2015 के अंदर, 2050 के अंदर प्रकाश वर्सेस फूलावती केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बेनिफिट ऑफ 2005 अमेंडमेंट कुड बी ग्रांटेड ओनली टू द लिविंग डॉटर ऑफ द लिविंग कॉपरेसेंसस। अगर उनकी डॉटर लिविंग है और उनके जो फादर एंसेस्टर्स वगैरह हैं वो अगर लिविंग है तभी ये चीज़ दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। देन फरवरी 2018 में वर्डिक्ट आता है और वो कंट्रेरी रहता है 2015 के रूलिंग के, एंड द शेयर ऑफ द फादर वुड बी डेड इन 2001 will also pass to his daughter and corporations during the partition of the property as per the 2005 लॉ के अनुसार यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है, अगर जो डेड हो चुके हैं उनके लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्डिक्ट निकल देन अप्रैल में, उसी साल अप्रैल में ये पोजीशन निकल के आती है, कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है, बेंचेस ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ लाइक द रेफरेंस ऑफ 3 जज बेंच के निकलते आता है, जो कि करंट केस है, और यहाँ पे एप्लीकेबल कर देते हैं कि अगर उनका डेड हो चुकी है तो भी ये चीज़ उनको जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है स्टॉप द डिसमेंटलिंग ऑफ इन्वायरमेंटल रूल्स। अब यहाँ पे बात की जा रही है EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से मैं कह लूँ, इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है हमारे सेकंड जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए कि चैनल है, वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाइए और EIA का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखिए। मैंने वहाँ पे लाइव एक तरीके से डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आपके एक एक पॉइंट डिस्कस हो जाएगा। बैकग्राउंड से डिस्कस किया हुआ है, भोपाल गैस ट्रेजेडी से लेकर एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस कवर किया हुआ है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। थोड़ा सा पॉलिटिकली है तो मैंने इसलिए इसको नहीं लिया है, वहाँ पे हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, तो आप जरूर उसको देखिएगा। क्लियर? ग्लोबल बिलियनियर्स टॉप 10, यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है कि जो ग्लोबल बिलियनियर्स है उसमें टॉप 10 की अगर रैंकिंग बात की जाए तो 4th नंबर पे मुकेश अंबानी जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है, जिसका नेट वर्थ कितनी है, $80.6 बिलियन जो है इनकी नेट वर्थ है, ठीक है। और पहले नंबर पे अमेजोन के जेफ बेजोस हैं, सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं, थर्ड नंबर पे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हैं, जिनकी नेट वर्थ आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। और रिसेंटली यहाँ पे बर्नार्ड आर्नोट LVMH को यहाँ पे पीछे करके ऊपर आए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, तो ये आपको याद रखना होगा। क्लियर? यही सारी पॉइंट है जो हमको डिस्कस करना था, और चलिए आगे चलते हैं। लेक्चर को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट कर दीजिए बेल आइकन में, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए फटाफट, और फटाफट इसको शेयर जरूर कर दीजिए, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है आपको फटाफट कर दीजिए। लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।